हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं यूपीएससी वीकली करंट अफेयर विच विल कंसिस्ट करंट अफेयर फ्रॉम September 24 to 30. Do not forget to share it with your friends who really need it. So let's begin our. So our first news is related to वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। यहाँ हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के 7th टाइगर रिजर्व की। यस, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व बन चुका है मध्य प्रदेश का 7th टाइगर रिजर्व एज प्रोटेक्टेड हैबिटेट फॉर बिग कैट। इसी के साथ इंडिया को अपना 54th टाइगर रिजर्व मिल जाता है इन दी कंट्री। If we relate other facts related to the tiger reserve and the status of tiger in MP, then MP has consistently held the title of टाइगर स्टेट। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का टाइटल मिल रखा हुआ है एज बिकॉज इट देयर हैज़ बीन कंसिस्टेंटली इंक्रीमेंट इन द टाइगर पॉपुलेशन इन द स्टेट फ्रॉम 526 in 2018 to 785 in 2022 सेंसस। सो एज यू ऑल नो, सेंसस कंडक्ट की जाती है जो कि पब्लिश किया जाता है इन फॉर्म ऑफ रिपोर्ट दैट इज़ AITE ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेट के रूप में, एंड इट इज़ पब्लिश्ड, द डेटा इज़ कलेक्टेड एंड पब्लिश्ड बाय वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WIII। तो ये जो सेंसस कंडक्ट किया जाता है, जो पब्लिश किया जाता है, उसमें 4 ईयर का गैप होता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं 2018 का डेटा दिया जा रहा है। 2018 के बाद में लास्ट ईयर 2022 में ये पब्लिश किया गया था, ये सेंसस कंडक्ट करवाया गया था 4 ईयर के गैप में। और वहाँ पे हमने देखा कि 526 से है, इसके अंदर क्या हुई है, टाइगर के पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट हुई है 785। एंड अगर आप उस एस्टिमेट को देखते हो तो जो टॉप पे रहा है, जो स्टेट टॉप पे रहा है टाइगर पॉपुलेशन के लिए, तो वो स्टेट MP था। सो इट वॉज MP। आफ्टर MP इट इज़ कर्नाटका। सो MP के बाद यहाँ MP टॉप करता है। MP के बाद यहाँ पे आ जाता है हमारा कर्नाटका, और कर्नाटका के बाद में आता है उत्तराखंड। तो ये सीरीज़ थी। तो ये कुछ फैक्ट्स है जो टाइगर रिजर्व और ये सेंसस कंडक्ट किए थे उसके द्वारा कहे जा रहे हैं। Virangana Durgavati Tiger Reserves incorporates the area that is eco-sensitive zone of Noradehi and Virangana Durgavati sanctuaries. Along with it will also consist of surrounding forest area into its buffer. If we talk about the movement of a tiger, then a green corridor will be developed linking Panna Tiger Reserve, which is situated in MP itself, and its green corridor will help to provide a link between Panna Tiger Reserve with Durgavati, so that there could be a natural movement of a tiger from Panna Tiger Reserve to the new reserve. The parts of reserve fall under Narmada and Yamuna river basin. Singragarh Fort is also located within the reserve, and until now MP has 6 tiger reserves. So they are Kana, Bandhavgarh, and Satpura, Pench, Panna and Sanjay Dubri. Do remember, do revise the facts that are related to locations, जैसे कि कौन ये जो पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व है ये कौन से स्टेट में आ रहा है, ये आपको स्टेटमेंट में फॉर्म में पूछा जाएगा कि इसमें से कितने दिए स्टेटमेंट सही हैं नहीं हैं, ऑल दैट। अगर बात की जाए कि टाइगर रिजर्व की जो डिक्लेरेशन होती है वो किस तरीके से की जाती है, सो इट इज़ बेस्ड अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ NTCA, दैट इज़ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटीज़ की रिकमेंडेशन। ये स्टेट खुद प्रपोजल भेजता है और फिर NTCA की रिकमेंडेशन आती है, तो उसके बाद इसको आइडेंटिफाई किया जाता है, इसको डिक्लेयर किया जाता है कि ये पर्टिकुलर एरिया टाइगर रिजर्व होगा। या फिर NTCA रिकमेंडेशन देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट वो प्रपोजल देती है सेंटर को दैट यू शुड declare this area as a tiger reserve. So this is the procedure that is to be followed for declaring an area as a tiger reserve. इसी के साथ साथ आपको इसी टाइगर रिजर्व से रिलेटेड, टाइगर के से रिलेटेड कुछ चीज़ें कवर कर लेनी है, रिवाइज कर लेनी है, कि जैसे प्रोजेक्ट टाइगर को कब स्टार्ट किया गया था। सो 1972।
इसी के साथ साथ आपको देख लेना है जो सेंट पीटर्सबर्ग का डिक्लेरेशन था जो कि 2010 में साइन किया गया था विद द गोल टू डबल द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर बाय 2022, जो कि इंडिया ने अचीव कर ली है। एंड यू शुड रिमेंबर दैट इंडिया के अंदर 75% ऑफ वर्ल्ड्स टाइगर पॉपुलेशन है। सो या दिस एंड अनदर सम फैक्ट्स लाइक साइट्स में क्या है एंड साइट्स में कौन से अपेंडिक्स में आता है, जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके शेड्यूल 1, एंड उसी तरीके से IUCN में जो उसका स्टेटस है वो एंडेजर्ड, ये सारी चीज़ें आपको कवर कर लेनी है। मूविंग टुवर्ड अवर नेक्स्ट न्यूज। सो हियर द सेकंड न्यूज़ इज रिलेटेड टू द इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट, दैट इज़ 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ। अभी आप कॉल वगैरह कर रहे थे, तो जब आप कॉल कर रहे थे 2 अक्टूबर के पहले तक में, तो आपने कुछ नोट सुनी होगी जहाँ पे बताया जा रहा था 1 अक्टूबर को आपको 10 AM में श्रमदान प्रोवाइड करना है, श्रमदान फॉर द cleanliness of your society, right? So it is an initiative focused on hardcore cleanliness activities, specifically Shramdan, for the purpose of promoting cleanliness and sanitation in India. ये जो है ये एफर्ट किए जा रहे हैं to pay tribute to Mahatma Gandhi, whose Jayanti falls on 2 October. This initiative will help in visible cleanliness and promote a cleaner and some hygienic environment across the country. आपको पता हो तो इसी की तरीके से 2019 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। ग्रामीण अर्बन 2 कैटेगरी में किया गया, और इस बार 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ इस तरीके का कुछ इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। जो हमारी यूनियन मिनिस्ट्री फॉर जल शक्ति है, इन कोलैब टू यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, इन्होंने जॉइंटली लॉन्च किया है पैन इंडिया स्वच्छता पखवाड़ा। स्वच्छता ही सेवा कैंपेन इज बीइंग सेलिब्रेटेड फ्रॉम September 15 to 2 October this year under the joint aegis of Department of Drinking Water and Sanitation, Ministry of Jal Shakti and Ministry of Housing and Urban Affairs. थीम क्या रखा गया इस बार का? गार्बेज फ्री इंडिया। So yeah, another news was related to Five Eyes Alliance. Five Eyes Alliance ये जो फॉर्म, ये मल्टीलेटरल इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क है 5 कंट्रीज़ का. So as you can understand from the name, that is Five Eyes Alliance, you get to know that there might be 5 members in it. and उसी के साथ ये हमें पता चलता है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहा है, फॉर इंटेलिजेंस शेयरिंग. सो दिस ग्रुप फॉर दिस अलायंस वॉज फॉर्म फॉर इंटेलिजेंस शेयरिंग पर्पस. बेसिकली इस ग्रुप की फॉर्मेशन हुई थी 1941 में, आई मिस द डेटा, 1941 में विथ एटलांटिक चार्टर. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल्सो. एटलांटिक चार्टर से इस ग्रुप की फॉर्मेशन की गई थी, एंड देर आर 5 मेंबर्स एज यू कैन सी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके एंड US. Australia, Canada, New Zealand, UK and US. So yes, with Atlantic Charters being signed in 1941, UK and US they come together for intelligence sharing. और उसी के बाद में साइन होता है ब्रूजा एग्रीमेंट. इट वॉज साइंड इन 1943, और इसी को दिस एग्रीमेंट बिकम्स UK USA एग्रीमेंट इन 1946. जो हमारा एटलांटिक चार्टर है जिससे फाइव अलायंस की फॉर्मेशन हुई, उसी को बाद में ज्वाइन करते हैं कनाडा इन 1949, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया इन 1956. सो इट वाज स्टार्टेड फर्स्ट बाय 2 कंट्रीज, 2 नेशंस, दैट इज़ UK एंड USA, और बाद में इन तीनों ने ज्वाइन की थी. For more facts to remember, the other countries that joined this Five Alliance were Norway, Denmark, and West Germany, but they were added for temporarily. By 1955, this group whittled down to just 5 members that we see they are presently now. So our next news is related to Global Innovation Index that is being published by WIPO, that is World Intellectual Property Organization, in partnership with the Portulans Institute and with the support of corporate network partners. Earlier, it used to be co-published by Cornell University, INSEAD and WIPO up to 2020 now. So now the data has been changed related to its publications. So here GII, that is Global Innovation Index, is being published by WIPO and Portulans Institute. टॉप 5 कंट्रीज जो रही हैं वो हैं स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, US, UK एंड सिंगापुर.
These are the most innovative economies that is being held their status in 2023. India has maintained its position of 40th rank. In 2015 it stood at 81st. So 2015 से हम देखने जाएं 2023 में हमारा जो रैंक रहा है 40 लास्ट ईयर से इंडिया ने इसे मेंटेन करने की कोशिश करे. Another news is related to social bond. How this come to news? As because NABARD, that is National Bank for Agriculture and Rural Development, has issued its inaugural social bond with a total size of 1040.50 crore. Now here we need to understand the term social bond. What does it mean? Social bond is a type of financial instrument issued by government, international organization or corporation. So it is being used by issued by government, international organization or corporation that are mean to raise fund. Any kind of bonds, they have their main objective to raise funds. So here how they become social bond. So it will be raised, the fund will be raised for the project and initiative that have positive social impact on society. तो ये जो पैसे हम रेस करने वाले हैं, पब्लिक से जो पैसे रेस करने वाले हैं बॉन्ड के ज़रिए, वो ऐसे ऐसे इनिशिएटिव में लगाए जाएंगे, ऐसे प्रोजेक्ट्स में लगाए जाएंगे जो कि पॉजिटिव सोशल इम्पैक्ट देगी सोसाइटी के ऊपर. उस चीज़ के लिए जब पैसे रेज़ किए जाते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए जब पैसे रेज़ किए जाते हैं, तो उसके लिए जारी ये बॉन्ड को सोशल बॉन्ड कहा जाता है. सो प्रोजेक्ट्स कौन से हो सकते हैं? सो देयर कुड बी वेरियस सोशल इश्यूज सच एज हेल्थ केयर, एजुकेशन, अफोर्डेबल हाउसिंग, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. सो इन सब से क्या होगा, सोसाइटी पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा. आप अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करना चाहते हो, ऐसा कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए जो आप फंड रेज कर रहे हो बॉन्ड के फॉर्म में पब्लिक से, वो सोशल बॉन्ड कहलाएगा. सो विद दिस, so if we talk about India's inaugural social impact bond, then it was Pimpri Chinchwad Municipal Corporations located in Maharashtra's Pune. So in collaboration with UNDP. so ये पहला सोशल बॉन्ड था जो कि इशू किया गया था. यहाँ पे जिन्होंने क्रिएट किया था वो थे पिंपरी चिंचवाड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन प्लस UNDP. सो अगर आपको पूछा जाए, फैक्ट पूछा जाए कि फर्स्ट सोशल बॉन्ड इंडिया का किसने क्रिएट किया था, तो वो आना चाहिए पिंपरी चिंचवड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो कि लोकेटेड इन महाराष्ट्र के पुणे में, प्लस UNDP. Moving toward another news. So World Coffee Conference, it took place in Bengaluru, and it was organized by International Coffee Organization in collaboration with Coffee Board of India, Ministry of Commerce and Industry and Government of Karnataka. Organized किसके द्वारा किया गया था वो आपको याद रखना है, दैट इज़ इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन. किनके कोलैबोरेशन के साथ, तो कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका. इट्स एम वाज टू डिस्कस, डिबेट एंड कोलैबोरेट ऑन बिल्डिंग अ सस्टेनेबल कॉफ़ी इंडस्ट्री. थीम क्या थी इस बार की, सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर. हम कुछ फैक्ट्स डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में. So, International Coffee Organization, it was established in 1963 under the aegis of United Nations after approval of a first International Coffee Agreement in 1962. तो 1962 में International Coffee Agreement साइन होती है, जिसको फॉलो करते हुए International Coffee Organization 1963 में इस्टेब्लिश किया जाता है. Do you remember that India is one of its member? ICO, that is International Coffee Organization, is only intergovernmental. किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है ये? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर कॉफ़ी, ब्रिंगिंग टुगेदर एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग गवर्नमेंट. If we talk about Coffee Board of India, then it is a statutory organization. To remember, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जैसे रबर बोर्ड ऑफ इंडिया, उसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, केरला में. स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ 1947 में फॉर्म किया गया था. आई एम टॉकिंग अबाउट रबर बोर्ड. कॉफ़ी बोर्ड के बारे में बात की जाए तो कॉफ़ी बोर्ड जो है स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्म किया गया था कॉफ़ी एक्ट 1942 के द्वारा. इट कम अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. आपको शायद लग सकता है कि कॉफ़ी है तो एग्रीकल्चर के अंदर आना चाहिए. नो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है. कॉफ़ी बोर्ड का जो हेड क्वार्टर है वो लोकेटेड है बेंगलुरु में. कहाँ पे लोकेटेड है? बेंगलुरु में. रबर बोर्ड का केरला में था.
अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में कॉफ़ी का देखें कि कॉफ़ी का प्रोडक्शन इंडिया में कितना होता है या किस तरीके की उगाई जाती है, तो रोबस्टा एंड अरेबिका दिस आर द स्पीसीज ऑफ कॉफ़ी ग्रोन इन इंडिया। रोबस्टा कॉफ़ी ज़्यादा ग्रो किया जाता है, दैट अकाउंट फॉर 74% ऑफ कॉफ़ी प्रोडक्शन। अगर स्टेट वाइज देखा जाए कितना प्रोडक्शन कहाँ होता है और लार्जेस्ट प्रोडक्शन कहाँ होता है, सो कर्नाटका इज़ द लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूशन इन इंडिया अकाउंटिंग फॉर 70%। कॉफ़ी प्रोडक्शन कर्नाटका में ज़्यादा होता है, यानी इंडिया का 70% कर्नाटका से ही आता है, फॉलोड बाय केरला एंड तमिलनाडु। If we talk about India's share, then India was the 5th largest exporter of coffee in the world. This data is related to the year 2021 and 2022, with the share of about 6% of global coffee export. So India has remained 5th largest exporter. So which country is the largest producer of the coffee? Brazil. Brazil is the largest coffee producing country in the world. So here we have discussed enough of a measure of data related to coffee. Moving toward our another news. So in our another news, we are going to cover the new rules amended under FCRA. FCRA is Foreign Contribution Regulation Act. So क्या changes लाए गए हैं इसके अंदर? First of all, talking about FCRA. FCRA helps to regulate the foreign donation, which ensure that such contribution do not adversely affect the internal यहाँ पे तो इस एक्ट का क्या पर्व्यू है, क्या एम रहा है? सो इट रेगुलेट्स द फॉरेन डोनेशंस, जो भी फॉरेन डोनेशंस एक इंडिविजुअल या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन रिसीव कर रहा है, तो ऐसे जो भी कंट्रीब्यूशन आ रहे हैं वो इंटरनल सिक्योरिटी को, इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को अफेक्ट ना करे, ये देखना, इस चीज़ को रेगुलेट करना इस एक्ट का काम है। इट वॉज इनेक्टेड ड्यूरिंग इमरजेंसी दैट वॉज फॉल्ड इन 1976 amid the apprehensions that foreign power were interfering in India's affair by pumping money into the country through independent organizations. तो अगर दूसरे देशों के द्वारा यहाँ पे पंप किए जा रहे हैं पैसे, सो इट कुड बी फॉर इलीगल एक्टिविटीज़ या एंटी नेशन एक्टिविटीज़ फैलाने के लिए की जा सकती है। सो ये सारी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया था। दिस एक्ट मैंडेट दैट ऑल द NGOs हैव टू गेट देमसेल्फ रजिस्टर अंडर FCRA। तो यहाँ पे जितनी भी NGO है इंडिया के अंदर जो काम करती हैं, जो फॉरेन डोनेशन रिसीव करती हैं, उन्हें इस एक्ट के तहत रजिस्टर हो जाना होगा। एंड दिस रजिस्ट्रेशन इज़ वैलिड अप टू 5 years। 5 साल के लिए पहला रजिस्ट्रेशन वैलिड होगा और उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन जो है रिन्यू किया जाएगा। इफ़ द कंडीशन इज इफ़ दे कंप्लाई ऑल द नॉर्म्स, जितने भी नॉर्म्स बताए जा रहे हैं वो सब कंप्लाई करते हैं तो उनके जितने जो रजिस्ट्रेशन है वो रिन्यू कर दिया जाएगा। As per FCRA, every person or NGO seeking foreign donation has to be registered under the act। वो हमने देख लिया है कि उन्हें एक्ट के अंदर रजिस्टर होना होगा और वो फॉरेन डोनेशन रिसीव करने के लिए they should have their bank account opened in State Bank of India Delhi branch. Moreover, they can utilize the fund received from abroad only for the purpose they stated during the registration. So at the time of registration, the purpose you have mentioned for which you will receive the donation, you have to utilize the money for that purpose only. So this is the way how this act is regulating the contribution, the donation that particular institution are getting from foreign nations. So as per new rules, so what have been changed in the rule is NGO and associated association registered under Foreign Contribution Regulation Act will now be required to annually declare, they have to disclose the details of movable and immovable assets created by them out of foreign contribution received. So this is one another way to regulate the money, the amount that this institution are receiving as foreign contribution। तो उन्हें डिस्क्लोज़ करना होगा, एनुअली डिस्क्लोज़ करना होगा कि उन्होंने उस फॉरेन कंट्रीब्यूशन से कितना मूवेबल और इमूवेबल एसेट क्रिएट किया है। पहले भी अमेंडमेंट हो चुके हैं, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे।
सो अगर 2020 में हुए अमेंडमेंट्स की बात करें तो अंडर इट गवर्नमेंट हैज स्टेटेड दैट फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू एनी अदर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन अनलेस दैट पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो रजिस्टर्ड टू एक्सेप्ट सच फॉरेन कंट्रीब्यूशन। तो यानी आपने अपने आप को रजिस्टर किया है इस एक्ट के तहत ताकि आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर सको। तो आप दूसरे पर्सन को या दूसरे इंस्टीट्यूशन को तब तक नहीं ट्रांसफ़र कर सकते हैं जब तक वो खुद भी एलिजिबल नहीं हो जाती है, उसे खुद भी रजिस्टर करना होगा इस एक्ट के तहत। द सेकेंड रूल दैट वाज ब्रॉड वाज it reduced the use of foreign fund to meet administrative cost by NGOs to 20% from the existing 50%। तो जितने भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव होते थे पहले क्या होता था कि एनजीओ से उनको कुछ अपना एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट अकर करना पड़ता है, तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं 50% ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन यूज़ कर सकते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को करने के लिए, बट उस चीज़ को रिड्यूस करके सिर्फ 20% ला दिया गया है। 2022 में भी अमेंडमेंट की गई थी। 2022 की अमेंडमेंट कहती है कि इट अलॉट्स इंडियंस, सो हियर दे आर टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल्स, दे कैन रिसीव अप टू 10 lakh इन अ ईयर फ्रॉम रिलेटिव स्टेइंग अब्रॉड विदाउट इन्फॉर्मिंग द ऑथोरिटीज़। अर्लियर द लिमिट वॉज 1 lakh। 1 lakh बिना ऑथोरिटीज़ को इन्फॉर्म किए आप रिसीव कर सकते थे। अब वो लिमिट बढ़ा करके 10 लाख कर दी गई है। 10 लाख तक आप रिसीव कर सकते हैं। 10 लाख से जैसे ही ऊपर बढ़ता है यू हैव टू inform the authorities. Individuals have to inform within 19 days इंस्टीड ऑफ 30 days। तो पहले जो अमाउंट थी वो भी 1 लाख का बैरियर था और डेज थे वो भी 30 दिन का। 1 लाख से ऊपर जाता है तो आपको 30 दिन के अंदर बता देना है। अब यहाँ पे 10 लाख कर दी गई है और 10 लाख से ऊपर जाता है 11 लाख आता है तो 90 दिनों के अंदर आपको इन्फॉर्म कर देना है अथॉरिटीज़ को। सो अनदर न्यूज़ इज रिलेटेड टू भारत ड्रोन शक्ति। Bharat Drone Shakti. Defense Minister has inaugurated Bharat Drone Shakti 2023 exhibition. So it is a kind of exhibition that has been programmed at Hindan Air Base in Ghaziabad, Uttar Pradesh. Bharat Drone Shakti is a collaborative effort between Indian Air Force and Drone Federation of India. किसके बीच में किया गया है? Indian Air Force and Drone Federation of India. Its aim is to present the full potential of Indian drone industry with an impressive line of over 50 लाइव एरियल डेमोन्स्ट्रेशन। तो यहाँ पे 50 लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिए जाएंगे। अनदर न्यूज इज रिलेटेड टू द रिसेंटली ऑर्गेनाइज इनिशिएटिव ऑफ आरोग्य मंथन। आरोग्य मंथन, so it was organized by National Health Authority, Ministry of Health and Family Welfare. National Health Authority, it comes under Ministry of Health and Family Welfare. It has organized, कई बार क्या होता है we do read the news but जब ऐसे पूछा जाता है कि ये जो authority वो किस ministry के अंदर आती है we get confused. So that's why I repeated this statement, that is National Health Authority that comes under Ministry of Health and Family Welfare. It has organized Arogya Manthan to celebrate. So Arogya Manthan is not specific scheme, it is just celebrating the 5 years of Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana and the 2 years of Ayushman Bharat Digital Mission. So in this particular news we will covering detail about Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana and the Ayushman Bharat Digital Mission. This Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana PMJAY. It was launched in 2018. It is world's largest government funded health assurance scheme. So यहाँ पे you get insurance of your health, right? It's provide health assurance of up to 5 lakh per family per year for secondary and tertiary healthcare hospitalization. Do remember for what kind of facility it is being provided. Secondary and tertiary healthcare hospitalization, the cap is up to 5 lakh rupees per family per year. Per family per year 5 lakh for secondary and tertiary healthcare hospitalization. It is completely cashless and paperless scheme. The benefits under Pradhan Mantri Jan are portable across the country, so it is not for specific region. There is no cap on family size. ऐसा कुछ नहीं है कि 6 लोगों की फैमिली के लिए है या 10 के लिए. No, nothing like that. No cap on family size, nothing discrimination based on age or gender. The beneficiaries family
अंडर स्कीम हैव बीन आइडेंटिफाई। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन है बेनिफिशरी? तो वो आइडेंटिफाई किए जाएंगे फ्रॉम द सेंसस कंडक्टेड, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कंडक्टेड in 2011 on the basis of selected deprivation and occupational criteria across rural and urban area। उसके बेसिस पे ये एश्योरेंस मिलेगा आपको। Talking about Ayushman Bharat Digital Mission, so it was launched in 2021 with the aim of creating a secure online platform based on open interoperable digital standard. It will enable access and exchange of health record of citizen with their consent through services such as issuance of health ID, आभा कार्ड वगैरह के बारे में जो आप अभी कर रहे होंगे, आपके घर पे विजिट करके ये सारे कार्ड्स बनवाए जा रहे होंगे। हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री एंड हेल्थ रिकॉर्ड। This will boost the adoption of digital technologies in healthcare, thereby making quality healthcare more accessible and affordable. So they are just trying to digitize the healthcare services, basically starting from providing Aadhaar cards, IDs for citizens, so they could store their historical medical history in that particular IDs. So it could be accessed by any of doctor at any point of time. So yeah, with this our session comes to an end. इसका पार्ट 2 हम देखेंगे जिसके अंदर जो बची हुई न्यूज़ है वो कवर किया जाएगा। इफ़ यू लाइक एंड यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट in our video, do hit the like button. Please do subscribe our channel for more such content and do share it with your friends. Thank you.